हाँ जी बेटा, गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल आप सब लोगों के। आई होप आप सब लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। सर, अगर मैं बात करूं तो मैंने आप लोगों को बोला था क्लास के अंदर कि मैं आप लोगों को एग्जाम से पहले कुछ रिवीजन लेक्चर्स हैं जो प्रोवाइड कराऊंगा और एमसीक्यू हम लोग सॉल्व करेंगे। वो एमसीक्यू जो आपके मॉड्यूल के अंदर गिवन है चैप्टर वाइज। अगर मैं बात करूं सर, मैंने आप लोगों को वापस बोल रहा हूं सर, मैंने आप लोगों को क्लास के अंदर बोला था कि मैं आप लोगों को रिवीजन प्रोवाइड कराऊंगा बीसीके का। अगर हम लोग बात करें तो मैं आपका स्वागत करता हूं सर बीसीके के रिवीजन सीरीज में। एक चीज ध्यान रखना सर, हम लोग जो रिवीजन करेंगे वो चैप्टर वाइज रिवीजन करेंगे। ठीक है। आज मैं स्टार्ट कर रहा हूं आपका चैप्टर नंबर 1 जो है बीसीके का, दैट इज इंट्रोडक्शन। ठीक है। चैप्टर नंबर 1 के अंदर अगर मैं बात करूं, मैं स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं, चैप्टर नंबर 1 के अंदर हम लोग जब रिवाइज करेंगे तो हम लोग 2 क्लास लगाएंगे। दैट इज 2 क्लास के अंदर हम लोग रिवीजन करेंगे। 2 क्लास के अंदर हम लोग रिवीजन करेंगे। इसका मतलब चैप्टर नंबर 1 जब हम लोग रिवाइज करेंगे तो मैं आप लोगों को रिवीजन कराऊंगा 2 पार्ट्स में। ठीक है। अब वापस आ रहे हैं। आज जितना हम लोग रिवाइज करेंगे उससे रिलेटेड जितने भी एमसीक्यू आपके स्टडी मॉड्यूल में चैप्टर नंबर 1 में गिवन है वो सारे के सारे सॉल्व भी करेंगे। क्लियर है सर। अगर मैं बात करूं तो स्टार्ट करते हैं बिना वक्त गवाए आपके चैप्टर नंबर 1 का रिवीजन। वापस बोल रहा हूं सर, एक चीज ध्यान रखना सर, ये रिवीजन आपके लिए तभी बेनिफिट पहुंचाएगा जब बेटा आप लोगों ने सिलेबस कंप्लीट कर लिया और एक बारी आपने अपना सेल्फ रिवीजन कर लिया। तभी आप लोग इस रिवीजन लेक्चर्स को देखिएगा। और ये रिवीजन लेक्चर्स कहीं ना कहीं नवंबर, दैट इज जो अटेम्प्ट है नवंबर 21 एंड ऑनवर्ड्स, उन अटेम्प्ट के लिए रेलेवेंट है। क्लियर है सर। अब आते हैं सर सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 पे। चैप्टर नंबर 1 के अंदर सबसे पहला कॉन्सेप्ट हम लोगों ने पढ़ा था कि सर, नीड फॉर बीसीके फॉर चार्टर्ड अकाउंटेंट। याद हो आप लोगों को, मींस चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए बीसीके सब्जेक्ट की क्या जरूरत पड़ी। तो मैंने आप लोगों को बताया था बेटा, एक पॉइंट दिमाग में रखो। सबसे पहला पॉइंट आपने क्या पढ़ा था, आपने ये पढ़ा था बेटा चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को परफॉर्म करना होता है बेटा ऑडिट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑडिट? ऑडिट का मतलब होता है बेटा चेकिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। जब तक चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को बिजनेस की, वापस बोलो, जब तक चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की बिजनेस के न्यूएंसेस नहीं पता होंगे तब तक वो फेयरली एंड डिलीजेंटली ना तो अकाउंटिंग परफॉर्म कर पाएगा एज वेल एज ना तो ऑडिट परफॉर्म कर पाएगा। इसका मतलब सर, बीसी के सब्जेक्ट क्या समझाएगा चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को? बीसी के सब्जेक्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को बिजनेस के न्यूएंसेस समझाएगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ न्यूएंसेस? बिजनेस की बारीकियां समझाएगा। और वो बिजनेस की बारीकियां समझने के बाद चार्टर्ड अकाउंटेंट बिजनेस का क्या परफॉर्म कर पाएंगे बेटा? फेयरली, दैट इज डिलीजेंटली ऑडिट एज वेल एज फेयर अकाउंटिंग परफॉर्म कर पाएंगे। बिकॉज चार्टेड अकाउंटेंट्स आर दी कस्टोडियन ऑफ नेशन रिसोर्सेज। मींस जितने भी रिसोर्सेज है उनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो रहा है या नहीं हो रहा, इस चीज को चेक करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है बेटा? चार्टेड अकाउंटेंट्स की होती है। ठीक है। तो बिजनेस की जब तक बारीकियां नहीं पता होंगी आप लोगों को, आप बिजनेस की ना तो अकाउंटिंग परफॉर्म कर पाओगे ना आप डिलीजेंटली ऑडिट परफॉर्म कर पाओगे। तो यही पॉइंट लिखा है, नीड फॉर बीसीके फॉर चार्ट, नीड ऑफ बीसीके फॉर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स में देखो क्या लिखा है, द चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आर द कस्टोडियंस ऑफ नेशन रिसोर्सेज, दैट इज दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर पुटिंग इन प्लेस अ क्रेडिबल सिस्टम ऑफ ट्रूथफुल एंड फेयर अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग of society's resource. In this context, BCK is likely to make them more aware and responsive. क्यों? आगे देखो क्या लिखा है, द चार्टर्ड अकाउंटेंट शैल बी एबल टू कंडक्ट ऑडिट डिलीजेंटली ओनली व्हेन दे अंडरस्टैंड द न्यूएंसेस ऑफ बिजनेस हुज अकाउंट्स दे प्रिपेयर और ऑडिट। इसका मतलब जब तक आप लोगों को बिजनेस की बारीकियां नहीं पता होंगी तब तक आप क्या नहीं कर पाओगे, ना तो बिजनेस का ऑडिट परफॉर्म कर पाओगे ना उस बिजनेस का अकाउंट प्रिपेयर कर पाओगे फेयरली एज वेल एज डिलीजेंटली। तो बीसी के सब्जेक्ट आपको बिजनेस की क्या बताएगा बेटा? न्यूएंसेस समझाएगा। अब एक चीज ध्यान रखना, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आर दी कस्टोडियंस ऑफ नेशन रिसोर्सेज, मतलब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो भी रिसोर्सेज बिजनेस में लगी हुई हैं, ठीक है, उन रिसोर्सेज का प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो। फिर आए थे हम लोग सेकंड कॉन्सेप्ट बेटा, डोमेन्स ऑफ बीसीके। वापस बोल रहा हूं, अकॉर्डिंग टू ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी डोमेन्स का मतलब क्या होता है? स्पेसिफाइड स्फीयर ऑफ नॉलेज। देखो क्या लिखा है,
अकॉर्डिंग टू ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी डोमेन्स का मतलब होता है स्पेसिफाइड स्फीयर ऑफ नॉलेज। ठीक है, अब आप वापस आता हूं डोमेन्स बेटा फीचर्स। पहला बीसीके इज वास्ट। बीसीके इज वास्ट के अंदर हमने पढ़ा था बेटा द यूनिवर्स ऑफ बीसीके इज वेरी वास्ट। इट इंक्लूड्स एंटायर रेंज ऑफ एक्टिविटी दैट इंक्लूड्स मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग, सर्विस एक्सेट्रा। मैन्युफैक्चरिंग का मतलब क्या होता है? फिनिश गुड्स को सॉरी रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करना। ठीक है, ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है? किसी से फिनिश गुड्स को लेना, बिना मॉडिफिकेशन के आगे बेचना। सर्विस का मतलब क्या होता है बेटा? सर्विस का मतलब होता है स्पेशलाइज्ड नॉलेज को शेयर करना। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, मैं रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट कर रहा हूं, दैट इज मैं मैन्युफैक्चरर हूं। मैं क्या कर रहा हूं? मैं किसी से रॉ मटेरियल खरीद रहा हूं एज इट इज, आगे बेच रहा हूं बिना मॉडिफिकेशन के और अपनी परसेंटेज ले रहा हूं। दैट इज नोन एज बेटा व्हाट? ट्रेडिंग। ठीक है, और सर्विस का मतलब होता है जैसे टीचिंग, जैसे डॉक्टर, ये क्या प्रोवाइड कराते हैं? कंसल्टेंसी प्रोवाइड कराते हैं, इसको बोलते हैं बेटा हम लोग सर्विस। अब बीसी केस वास्ट का मतलब क्या है बेटा? बिजनेस बहुत ज्यादा वास्ट है क्योंकि इसके अंदर एंटायर रेंज ऑफ एक्टिविटीज होती हैं। ठीक है, जिसमें मैन्युफैक्चरिंग एक एक्टिविटी हो गई, जिसमें बेटा ट्रेडिंग एक एक्टिविटी हो गई, जिसमें बेटा सर्विस एक एक्टिविटी हो गई। अब मैं कह रहा हूं ऊपर से कोई भी एक एक्टिविटी उठा लो, जैसे आपने ट्रेडिंग उठा ली, तो ट्रेडिंग के अंदर भी बहुत सारे इंस्टेंसेस निकलते हैं। जैसे आप ट्रेडिंग कैसे करते हो? अब मुझे बताओ, मेरे घर के बाहर एक शॉपकीपर है, वो भी ट्रेडिंग करता है। मैं ऑनलाइन मंगाता हूं अमेजन से, वो भी ट्रेडिंग होता है। मेरे घर पे कोई स्ट्रीट वेंडर आ रहा है, दैट इज कोई ठेला लेके आ रहा है, वो भी ट्रेडिंग कर रहा है। तो ट्रेडिंग के अंदर भी बहुत सारी क्या निकल रही है बेटा? एक्टिविटीज निकल रही है। इसलिए इस चीज को ध्यान में रखते हुए बोल रहे हैं बेटा बीसीके इज वास्ट। पढ़ लो, देखो क्या लिखा है, द यूनिवर्स ऑफ बीसीके इज वास्ट। इट इंक्लूड्स entire range of activities that includes manufacturing, trading, service। अब आगे देखो क्या बोल रहा है, जस्ट कॉम्प्लीमेंट ऑन एनी ऑफ द एक्टिविटीज, मींस ऊपर से कोई भी एक एक्टिविटी उठा लो, मल्टीपल क्या निकल रहे हैं? इंस्टेंसेस। फॉर एग्जांपल बेटा डोर टू डोर, डायरेक्ट सेलर, स्ट्रीट वेंडर, नेबरहुड शॉप, मॉल्स, ठीक है, ऑनलाइन रिटेल एक्सेट्रा। मींस ट्रेडिंग के अंदर भी बहुत सारे तरीके से हम क्या कर सकते हैं? ट्रेडिंग कर सकते हैं। सेकंड आता है सर बीसीके एक्लेक्टिक, जिसको मल्टी डिसिप्लिनरी बोलते हैं। इसका मतलब सर बीसीके की जो वोकैबुलरी है, वापस बीसीके की जो वोकैबुलरी है वो मल्टीपल फील्ड से चूज करी गई है। ध्यान रखना, बीसीके की जो वोकैबुलरी है वो मल्टीपल फील्ड से चूज करी गई है। ठीक है, इसको बोलते हैं बीसीके एक्लेक्टिक। मल्टीपल फील्ड्स मतलब बीसीके के अंदर, बिजनेस के अंदर जो टर्म्स यूज होती हैं वो मल्टीपल फील्ड से उठाए गए हैं टर्म्स। जैसे आपने पढ़ा भी होगा बेटा स्ट्रैटेजी, एक वर्ड स्ट्रैटेजी बेटा ओरिजिनेशन कहां से था? मिलिट्री से था। फिर आया था बेटा, वापस बोल रहा हूं, स्ट्रैटेजी के बाद आया था लॉजिस्टिक। लॉजिस्टिक का ओरिजिनेशन भी बेटा कहां से था? मिलिट्री से था। फिर आया था बेटा बियर। बियर का ओरिजिनेशन कहां से था बेटा? बायोलॉजी से, दैट इज एनिमल साइकोलॉजी से। फिर आया था बुल। बुल का बेटा ओरिजिनेशन भी कहां से था? बायोलॉजी से, दैट इज एनिमल साइकोलॉजी से था। इसका मतलब कहीं बेटा मिलिट्री, जैसे मैं बता ही रहा हूं आपको। अब पढ़ लो, BCK is eclectic, that is it derived from various discipline, that is marketing, accounting, finance, operation, HR, law, economics, ethics। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पढ़ना, each discipline has a vocabulary of its own and thus contributes towards BCK। मीन्स कहीं ना कहीं ये अपनी, इन सब की अपनी वोकैबुलरी और ये सब BCK को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। क्लियर है सर? आगे देख लो क्या लिखा है, फर्दर दी बीसीके अडॉप्ट दी वोकैबुलरी ऑफ सच डाइवर्स फील्ड सच एज मिलिट्री, अभी बताया मैंने, एंड अनरिलेटेड फील्ड सच एज बायोलॉजी। जैसे मिलिट्री से कौन सा वर्ड उठा? स्ट्रैटेजी। कौन सा उठा? लॉजिस्टिक। बायोलॉजी से कौन सा उठा? बियर, बुल। क्लियर है सर? थर्ड आता है बीसीके इज एवर इवॉल्विंग एंड एक्सपेंडिंग। इसका मतलब सर कहीं ना कहीं बीसीके इज एवर इवॉल्विंग एंड एक्सपेंडिंग का मतलब है सर बीसीके की जो लेक्सिकन है, दैट इज बीसीके की जो डिक्शनरी है, उस डिक्शनरी में बहुत सारे वर्ड्स उठे, जैसे B2B, बिजनेस टू बिजनेस, बिजनेस टू कंज्यूमर, जैसे ई कॉमर्स, ठीक है,
ये सारे वर्ड्स उठे, इसका मतलब सिंपल सा ये होता है कि बिजनेस जो है, बिजनेस होता है बेटा डायनामिक। डायनामिक का मतलब होता है बेटा एनवायरनमेंट के चेंज होते ही हमें अपने बिजनेस को चेंज करना पड़ेगा। अगर हम अपने बिजनेस को चेंज नहीं करेंगे तो हम मार्केट से आउट हो जाएंगे। जैसे बात करूं, आज से 10 साल पहले बेटा हम लोग शॉप ओपन करते थे, ठीक है, और शॉप के थ्रू हम लोग प्रोडक्ट को सेल आउट करते थे। लेकिन आज की डेट में बेटा हम लोग क्या कर रहे हैं, ऑनलाइन भी बिजनेस कर रहे हैं। इसका मतलब सर बिजनेस जो है ना, वो बिजनेस कंटिन्यूसली क्या होता रहता है, चेंज होता रहता है। बिजनेस चेंज नहीं होता, एक्चुअली बिजनेस करने के तरीके चेंज होते हैं और हमें उन नए तरीकों को अडॉप्ट करना पड़ेगा। अगर हम उन नए तरीके को अडॉप्ट नहीं करेंगे तो हम मार्केट से आउट हो जाएंगे। तो यही बोल रहा है बेटा बीसीके इज एवर इवॉल्विंग एंड एक्सपेंडिंग में बीसीके डोमेन आर एवर इवॉल्विंग एंड एक्सपेंडिंग। फॉर एग्जांपल ICT, Information and Communication Technology, has introduced several terms in the lexicon of BCK, जैसे 24/7। आप अमेजन से 24 घंटे 7 दिन प्रोडक्ट मंगा सकते हो। B2B, बिजनेस टू कंज्यूमर, समझाया था मैंने रेगुलर लेक्चर में। अब आगे वर्ड लिख रहा है, एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ दिस एवोल्यूशन इज डिमाइस ऑफ ओल्ड बिजनेस। ओल्ड बिजनेस का मतलब ओल्ड वे ऑफ डूइंग बिजनेस एंड द एमर्जेंस ऑफ न्यूअर वे ऑफ डूइंग बिजनेस। मींस पुराने तरीके को छोड़ के हमें नए तरीके अपनाने पड़ेंगे बिजनेस करते टाइम। ठीक है, क्यों? क्योंकि क्या चेंज हो रहा है बेटा, क्या चेंज हो रहा है, एनवायरमेंट चेंज हो रहा है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे आते हैं बेटा, ह्यूमन एक्टिविटी। दो तरीके की एक्टिविटी होती है बेटा, एक होती है इकोनॉमिक एक्टिविटी, एक होती है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। याद हो, इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर आपका मोटिव होता है टू अर्न अ लाइवलीहुड, और एक और होता है बेटा रेशनैलिटी, दैट इज व्हाट आई कैन गेट इन रिटर्न। दूसरा नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर मोटिव क्या होता है बेटा, मोटिव टू अर्न अ लाइवलीहुड नहीं होता। इसका मतलब किसी की अगर आप केयर कर रहे हो, ठीक है, इसका मतलब बेटा आपकी हॉबी है, आप अपने छोटे भाई बहनों को पढ़ा रहे हो, आप चाइल्ड केयर में जाके सेवा कर रहे हो, आप ओल्ड एज में जाके सेवा कर रहे हो, दैट इज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब वापस आ रहा हूं सर, एग्जांपल मैं बताता हूं। अगर शेफ रेस्टोरेंट में खाना बनाता है, ठीक है, तो उसका मोटिव क्या है, उसको पैसा मिलेगा, दैट इज टू अर्न अ लाइवलीहुड, इसको बोलेंगे इकोनॉमिक एक्टिविटी। लेकिन अगर मेरी मदर मेरे लिए खाना बनाती है तो उनका मोटिव ये नहीं होता टू अर्न अ लाइवलीहुड, दैट इज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है, तो एक चीज ध्यान रखना सर, व्हाट इज इकोनॉमिक एक्टिविटी, जहां पे बेटा मोटिव आ जाता है टू अर्न अ लाइवलीहुड और व्हाट आई कैन गेट इन रिटर्न, ठीक है, इसको बोलेंगे इकोनॉमिक एक्टिविटी। रेस्ट ऑल द अदर एक्टिविटीज आर नोन एज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। एक चीज और ध्यान रखना सर, जितने भी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है उनका इकोनॉमिक डायमेंशन होता है। मींस अगर नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हो तो उसके अंदर टाइम भी लगेगा, मनी भी लगेगा, रिसोर्सेज भी लगेंगे। तो इसका मतलब नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी का इकोनॉमिक डायमेंशन होता है। यही लाइन लिखी हुई है और आपको याद भी होगा बेटा। देखो क्या लिखा है, ऑल द एक्टिविटीज दैट वन डज टू अर्न अ लाइवलीहुड कंप्राइज ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज, रेस्ट ऑल द अदर आर रेफर्ड एज नॉन इकोनॉमिक। आगे वर्ड टू अर्न अ लाइवलीहुड, देखो क्या लिखा है, व्हाइल इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर डिस्टिंग्विशेबल merely by the presence of livelihood motive. A variety of motive are attributed to non-economic activity such as concern for fellow being, affection, love for family, passion about some hobby or cause such as animal rights etc. Means अगर आपका motive to earn a livelihood है, that is economic activity. अगर आपका motive to earn a livelihood नहीं है, care for other, इसको बोलेंगे नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। आगे आते हैं सर, देखो ध्यान से, थर्ड पैराग्राफ, इकोनॉमिक एक्टिविटी आर ड्रिवन बाय रेशनैलिटी, मींस व्हाट आई गेट इन रिटर्न। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी आर ड्रिवन बाय इमोशंस और सेंटिमेंट्स और एल्ट्रुइज्म। एल्ट्रुइज्म का मतलब केयर फॉर अदर, दैट इज सेल्फलेस कंसर्न फॉर वेलफेयर ऑफ अदर्स। ठीक है, आगे लिखा है एक पॉइंट इंपॉर्टेंट, मैंने अभी जो बताया, it is interesting to note that non-economic activities have economic dimension. मींस जितनी भी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी आप परफॉर्म कर रहे हो उसके अंदर टाइम भी लगेगा, मनी भी लगेगा, मटेरियल रिसोर्सेज भी लगेगी, तभी वो एक्टिविटी परफॉर्म हो पाएगी। तो यही बोल रहे हैं सर, इट इज इंटरेस्टिंग टू नोट दैट ऑल non-economic activities have economic dimension, that is time, money, material resources are needed to make this happen. क्लियर है सर? अब आते हैं सर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज मतलब
इकोनॉमिक एक्टिविटीज का मोटिव क्या होता है बेटा? टू अर्न अ लाइवलीहुड। तो पहली कैरेक्टरिस्टिक निकली है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर इनकम जनरेटिंग। इनकम जनरेटिंग का मतलब है सर, अगर आपको लाइवलीहुड अर्न करना है, ध्यान से, अगर आपको लाइवलीहुड अर्न करना है तो आपको फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इकोनॉमिक में पढ़े होंगे बेटा, 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप। लैंड के केस में, वापस बोल रहा हूं, लैंड के केस में आपको क्या मिलेगा? लैंड के केस में आपको क्या मिलेगा? अगर आपने किसी को लैंड दिया है तो वो, आपने किसी को रेंट पे लैंड दिया तो रेंट मिलेगा। लेबर के केस में वेजेस, कैपिटल के बेसिस पे इंटरेस्ट, और एंटरप्रेन्योरशिप के बेसिस पे प्रॉफिट। इसका मतलब सर, अगर आपको इकोनॉमिक एक्टिविटीज, वापस बोल रहा हूं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज के कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं तो पहला, इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर इनकम जनरेटिंग। इसका मतलब अगर आपको इकोनॉमिक एक्टिविटीज, मतलब अगर आपको इनकम जनरेट करनी है, दैट इज टू अर्न अ लाइवलीहुड, तो आपको फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। तो यही बोल रहा है, वन में अर्न अ लाइवलीहुड इन सेवरल वेज, दैट इज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप। लैंड के केस में, वापस बोलो, लैंड के केस में क्या मिलेगा आपको? सॉरी, पहले इन्होंने लिखा है लेबर के केस में वेजेस एंड सैलरी, लैंड के केस में रेंट, कैपिटल के बेस पे इंटरेस्ट, और एंटरप्रेन्योरशिप के बेसिस पे प्रॉफिट। तो ये लिखा, देखो आगे की लाइन में, आगे देखो क्या लिख रहा है। वापस, अगर मैं वापस बोल रहा हूं सर, इनकम जो अर्न करते हो जरूरी नहीं है वो इनकम मनी की फॉर्म में हो, इनकम मे बी इन दी फॉर्म ऑफ काइंड टू। जैसे कि मैंने किसी को अपनी जमीन दी खेती बाड़ी करने के लिए, तो मैं उससे पैसा नहीं ले रहा, मैं उससे कह रहा हूं तू खेती बाड़ी कर रहा है, तो जो तू खेती बाड़ी करने के बाद जो भी फसल है, उस फसल में से कुछ पार्ट मुझे दे दियो। तो इसका मतलब जरूरी नहीं है बेटा हमेशा लाइवलीहुड इन दी फॉर्म ऑफ इनकम हो, हमेशा लाइवलीहुड इन दी फॉर्म ऑफ इनकम नहीं, इन दी फॉर्म ऑफ काइंड भी हो सकता है। जैसे इन्होंने क्या लिखा, देखो, इट इज नॉट नेसेसरी दैट ऑल दीज इनकम्स मे बी अर्नड इन द फॉर्म ऑफ मनी ओनली, दीज मे बी अर्नड इन द काइंड टू। फॉर एग्जाम्पल देखो, अ लैंड ओनर मे कॉम्पेंसेट द टिलर ऑफ द लैंड इन द फॉर्म ऑफ फूड ग्रेन्स। क्लियर है सर? अब आगे आते हैं। सेकंड, इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर प्रोडक्टिव। प्रोडक्टिव का मतलब सर, वापस बोल रहा हूं, कहीं ना कहीं इनकम को, वापस बोलो सर, कहीं ना कहीं इनकम को अर्न करने के लिए आपको कहीं ना कहीं पार्टिसिपेट करना पड़ेगा प्रोडक्शन में। यहां प्रोडक्शन का मतलब मैन्युफैक्चरिंग नहीं, प्रोडक्शन का मतलब किसी भी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा इनकम को अर्न करने के लिए। या तो आप कोई चीज बनाओ या सर्विसेज प्रोवाइड कराओ। जैसे मैं एजुकेशन सर्विसेज प्रोवाइड करा रहा हूं, मुझे भी इनकम हो रही है। जैसे कोई कंपनी प्रोडक्ट बना रही है, उसको भी इनकम हो रही है। तो एक बात याद रखना सर, इकोनॉमिक एक्टिविटीज और प्रोडक्टिव का मतलब, अगर आपको अर्न करना है लाइवलीहुड तो आपको प्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। प्रोडक्शन का मतलब खाली मैन्युफैक्चरिंग नहीं होता। आगे देखो लिखा है, इट इंप्लाइज अर्निंग अ लाइवलीहुड इंप्लाइज पार्टिसिपेट इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। फॉर एग्जांपल, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मैन्युफैक्चरर ऑफ ऑटोमोबाइल्स, राइटिंग ऑफ सॉफ्टवेयर आर दी ऑल इंस्टेंस ऑफ प्रोडक्टिव एक्टिविटी। आगे देख लो क्या लिखा है, टीचिंग, डॉक्टर दैट इज मेडिसिन, लॉ, अकाउंटेंसी आर ऑल प्रोडक्टिव एक्टिविटी। इसका मतलब सर, प्रोडक्शन का मतलब खाली मैन्युफैक्चरिंग नहीं, सर्विस भी प्रोडक्शन का ही एक तरीके से एग्जांपल है। अब कई बार होता है बेटा, हम प्रोडक्शन अपने लिए भी करते हैं, दैट इज सेल्फ सब्सिस्टेंस, और अदर्स के लिए भी करते हैं, दैट इज मार्केट के लिए। देखो ये लिखा है, प्रोडक्शन में बी डन आइदर फॉर सब्सिस्टेंस दैट इज सेल्फ कंजम्पशन और फॉर मार्केट। और एक बात याद रखना, हमेशा प्रोडक्शन सप्लाई साइड ऑफ इकोनॉमिक्स को रिप्रेजेंट करता है। थर्ड आता है बेटा, कंजम्पशन को भी इकोनॉमिक एक्टिविटी बोलते हैं। बिकॉज क्यों, मुझे बताओ, जब तक सामने वाला डिमांड नहीं करेगा, कंजम्पशन हमेशा डिमांड साइड ऑफ इकोनॉमिक्स को रिप्रेजेंट करता है। जब तक सामने वाला डिमांड नहीं करेगा, ठीक है, तो मैं प्रोड्यूस नहीं करूंगा। जब तक सामने वाला डिमांड नहीं करेगा, जब तक सामने वाला कंज्यूम नहीं करेगा, तो मैं प्रोड्यूस नहीं करूंगा। तो एक बात याद रखना सर, प्रोडक्शन तभी पॉसिबल है जब सामने से क्या हो रहा है, कंजम्पशन हो रहा है। तो प्रोडक्शन को इकोनॉमिक एक्टिविटी बोल रहा है बिकॉज प्रोडक्शन इज रिस्पॉन्डिंग विद कंजम्पशन। कंजम्पशन की वजह से प्रोडक्शन हो रहा है, तो कंजम्पशन भी इकोनॉमिक एक्टिविटी का ही पार्ट है। तो यही बोल रहा है, इवन कंजम्पशन इज ऑल्सो एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। कंजम्पशन रिप्रेजेंट द डिमांड साइड ऑफ इकोनॉमिक्स, दैट इज द गुड्स एंड सर्विसेज ऑन विच पीपल विल स्पेंड देयर इनकम। और प्रोडक्शन,
देखो लाइन, प्रोडक्शन इज ऑर्गेनाइज इन रिस्पॉन्स टू डिमांड। तो क्वेश्चन आ सकता है डिमांड साइड का मतलब कंजम्पशन, सप्लाई साइड का मतलब प्रोडक्शन। फोर्थ आता है बेटा सेविंग, अनस्पेंड इनकम को सेविंग बोलते हैं, या इनकम विच इज लेफ्ट आफ्टर स्पेंडिंग इज नोन एज सेविंग, या अनस्पेंड इनकम इज नोन एज सेविंग। उस सेविंग को हम लोग डिफरेंट चैनल्स के थ्रू इन्वेस्ट करते हैं और एक टाइम के बाद इन्वेस्टमेंट बहुत ह्यूज अमाउंट में कन्वर्ट हो जाता है और उसको बोलते हैं बेटा वेल्थ। अब मुझे बताओ, कहीं ना कहीं जो मेरे पैसा बचा हुआ है वो भी तो एक तरीके का मेरे पास पैसा है ना, इकोनॉमिक एक्टिविटी है। उस पैसे को मैं बैंक्स में या डिफरेंट चैनल्स के थ्रू मोबिलाइज करूंगा, वो इन्वेस्ट होगा बैंक्स में या म्यूचुअल फंड्स में, उसके बाद वो एक टाइम के बाद बहुत ज्यादा ह्यूज अमाउंट बन जाता है जिसको बोलते हैं वेल्थ। ये सब क्या है बेटा, इकोनॉमिक एक्टिविटीज के कैरेक्टरिस्टिक्स। तो ये लिखा है बेटा अनस्पेंड इनकम कंप्राइज सेविंग। आगे लिखा है दी फाइनेंशियल सेक्टर सच एज बैंक, non-banking financial companies, mutual funds, stock market, real estate, etc. are the channels through which savings are converted into investment and wealth. तो वापस आ रहा हूं, पहला आपने क्या पढ़ा बेटा, इकोनॉमिक एक्टिविटी आर इनकम जनरेटेड, सेकंड इकोनॉमिक एक्टिविटी आर प्रोडक्टिव, तीसरा कंजम्पशन इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड सेविंग कॉमा इन्वेस्टमेंट एंड वेल्थ इज आल्सो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब आते हैं हम लोग सर बिजनेस की डेफिनेशन पे। इन्होंने 3 पॉइंट ऑफ व्यू से बिजनेस की डेफिनेशन समझाई थी सर, बिल्कुल सिंपल। बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, मैं मानता हूं। सबसे पहले बिजनेस की डेफिनेशन बेटा ब्रॉडर पर्सपेक्टिव। ब्रॉडर पर्सपेक्टिव मतलब कोई मुझसे पूछता है बिजनेस करते हो, मैं कहता हूं हाँ। किस इंडस्ट्री में क्या बिजनेस है, सर्विस। दूसरे से पूछता है क्या बिजनेस है, मैन्युफैक्चरर हूं। तीसरे से पूछता है क्या बिजनेस है, ट्रेडिंग करता हूं। इसका मतलब सर ब्रॉडर वे में business may be defined as an economic activity which comprises of entire spectrum मतलब entire range of activity that includes manufacturing, trading, service, etc. ब्रॉडर वे में। मीडियम के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई मुझसे पूछेगा बेटा, ब्रॉडर वे में तो मैंने बोला मैं बिजनेस करता हूं सर्विस इंडस्ट्री। अब सर्विस में भी कौन सी सर्विस, एजुकेशन, अगर मैंने ये बोला तो ये मीडियम पर्सपेक्टिव। और एजुकेशन में भी कहां पे हूं बेटा, कोचिंग इंडस्ट्री में, सीए कोचिंग स्पेसिफिक अगर मैं इंडस्ट्री बोल रहा हूं तो वो मीडियम हो गया, और उस इंडस्ट्री में स्पेसिफिक कंपनी बोल रहा हूं तो वो नैरो पर्सपेक्टिव हो गया। समझ आया सर बिजनेस की डेफिनेशन ब्रॉडर वे में मींस मैं क्या करता हूं, मैं सर्विस में मेरा बिजनेस है, बिजनेस भी सर्विस भी किस टाइप का, एजुकेशन मींस एक पर्टिकुलर सेक्टर, पर्टिकुलर इंडस्ट्री बोला। अब एजुकेशन में भी क्या, अगर एजुकेशन में भी मेरा सीए का कोचिंग है, दैट इज नैरो पर्सपेक्टिव। अब एक चीज वापस बिजनेस में एक चीज और ध्यान रखना सर, अगर मैं कोई भी ऐसी एक्टिविटी कर रहा हूं, जो वन टाइम एक्टिविटी है जिससे मुझे प्रॉफिट हो रहा है, तो वो बिजनेस नहीं है। याद रखना सर, मेरे पास मैंने एग्जांपल भी दिया था आपको क्लास के अंदर, मैं कोई एक ऐसी एक्टिविटी कर रहा हूं वन टाइम जिससे मुझे प्रॉफिट हो रहा है, तो वो बिजनेस नहीं कहलाएगा। बिजनेस तभी कहलाएगा जब वो यूजुअली एक्टिविटी परफॉर्म होती रहे प्रॉफिट के लिए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास बुक्स थी, वो बुक्स मेरे लिए यूजलेस थी, मैंने उन बुक्स को 100 रुपए में खरीदा था और मैंने बेच दिया 120 में, 20 रुपए मुझे प्रॉफिट हुआ, ये बिजनेस नहीं है। अगर मैं यही काम रेगुलर बेसिस पे करूं तो वो बिजनेस कहलाएगा। तो एक बात याद रखना, वन टाइम एक्टिविटी अगर कोई परफॉर्म करता है प्रॉफिट के लिए तो वो बिजनेस नहीं होता। दूसरी बात, आपके मॉड्यूल ने एक चीज और दे रखी है सर, एग्रीकल्चर क्या इंडस्ट्री है या बिजनेस है, तो एक चीज दिमाग में रखना सर, इनकम टैक्स के अंदर एग्रीकल्चर इनकम को मींस अगर एग्रीकल्चर की बात करूं, एग्रीकल्चर इनकम को एग्जेम्प्ट कर दिया, मींस एग्रीकल्चर अगर कोई करता है तो इनकम टैक्स में उस पर कोई टैक्स नहीं लिया जाता, तो उसको ना तो बिजनेस बोला जाता है, हेंस नॉट, एग्रीकल्चर को ना तो इंडस्ट्री बोलते हैं ना बिजनेस। लेकिन एक बात और बोल दी, अगर मैं एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को प्रोसेस करके कोई एग्रीकल्चर प्रोडक्ट बनाता हूं तो वो बिजनेस कहलाएगा। लेकिन एक चीज याद रखना सर, इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग एग्रीकल्चर इनकम को एग्जेम्प्ट कर दिया गया है। एग्जाम मतलब उस पर कोई टैक्स नहीं देना अगर आप एग्रीकल्चर करके कोई इनकम कमाते हो, हेंस एग्रीकल्चर इज नॉट इंडस्ट्री, हेंस इट इज नॉट बिजनेस।
अब ब्रॉडर वे में मैंने बताया है इट इंक्लूड्स एंटायर रेंज ऑफ एक्टिविटी, तो पढ़ लो बिजनेस में भी डिफाइन एज इकोनॉमिक एक्टिविटी कंप्राइज ऑफ एंटायर स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटी पर्टेनिंग टू प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रेडिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब एक क्वेश्चन देखो क्या लिखा है जो बता भी रहा था, इज एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री हेंस बिजनेस? तो आंसर इज डिपेंड्स। इन इंडिया मच ऑफ द एग्रीकल्चर इज सब्सिस्टेंस, ये बोला गया है कि एग्रीकल्चर इंडिया में अपने सेल्फ कंजम्पशन के लिए करते हैं लोग। मोर ओवर एग्रीकल्चर इनकम अंडर इनकम टैक्स एक्ट, ये पढ़ोगे तुम इंटरमीडिएट लेवल पे इनकम टैक्स में, मोर ओवर एग्रीकल्चर इनकम अंडर इनकम टैक्स एक्ट इज exempted from tax. Thus, for the purpose, agriculture does not comprise industry, hence business. एक exemption और दे दी, however, manufacturer where agriculture produce is processed and whose key material ingredients is agriculture produce do comprise an industry. For example, अगर मैं एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को प्रोसेस करके कोई भी प्रोडक्ट बनाता हूं तो वो इंडस्ट्री कहलाएगी, जिसको एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज बोलते हैं। जैसे बहुत सारे राइस ब्रेन ऑयल होते हैं, मस्टर्ड ऑयल, ठीक है। लेकिन एक बात याद रखना, ब्रॉडर वे में इन्होंने ये बताया हुआ है कि ब्रॉडर वे में व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बिजनेस? बिजनेस इज एन एंटायर रेंज ऑफ एक्टिविटी। अब आते हैं मीडियम। मीडियम में मैंने आपको बताया कि अगर मैं बिजनेस करता हूं और बिजनेस में भी कौन सा स्पेसिफिक इंडस्ट्री में हूं, तो ये लिख रहा है बिजनेस रेफर्स टू पर्टिकुलर टाइप ऑफ एक्टिविटी और इंडस्ट्री सच एज रिटेल का बिजनेस करता हूं, रियल एस्टेट का करता हूं, आईटी का करता हूं, आयरन स्टील का करता हूं। Thus, a firm may introduce itself as follow: we are food processing unit, या I am in an education business। तो समझ आ जाएगा एजुकेशन में हूं, सर्विस नहीं बोला मैंने, एजुकेशन, सर्विस में एजुकेशन। अब मैं बोलता आई एम इन एन मेडिकल, मींस मैं कहीं ना कहीं मेडिकल से रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइड करता हूं, ठीक है। नैरो पर्सपेक्टिव में एजुकेशन में भी क्या हूं कि मेरा अपना कोचिंग है सीए का, तो स्पेसिफिक बता दिया मैंने। और एक बात याद रखना, कोई भी एक ऐसी एक्टिविटी जो वन टाइम करता हूं जिससे मुझे प्रॉफिट हो रहा है वो बिजनेस नहीं है। हमेशा बिजनेस तब होगा जब मैं उस एक्टिविटी को यूजुअली परफॉर्म करता रहूं। तो ये लिख रहा है बिजनेस में भी डिफाइन एज वंस यूजुअल ऑक्यूपेशन ऑफ क्रिएटिंग, ओनिंग एंड एक्टिवली ऑपरेटिंग एन इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज अ फर्म। आगे देखो लिखा क्या लिखा है, द फ्रेज यूजुअल ऑक्यूपेशन इज इंपॉर्टेंट for infrequent isolated transaction, even these might result in profit or loss, cannot called a business। isolated मतलब एक ऐसी मैंने ट्रांजैक्शन करी जिससे मुझे प्रॉफिट हुआ, वो बिजनेस नहीं है। अगर वो ट्रांजैक्शन रेगुलर यूजुअल बेसिस पे होती है तो वो बिजनेस कहलाता है। आई होप आपको क्लियर होगा डेफिनेशन। नेक्स्ट आते हैं सर, बिजनेस के अलावा दो तरीके की और एक्टिविटी होती है इकोनॉमिक एक्टिविटी। वन इज एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट का मतलब सिंपल से मतलब मैं किसी के अंडर में जॉब कर रहा हूं। अब मैं जॉब कर रहा हूं तो मुझे क्या मिलेंगे बेटा? वेजेस और सैलरी मिलेगी, ठीक है, वेजेस और सैलरी मिलेगी। और एक चीज वापस बोल रहा हूं, जब मैं जॉब करूंगा तो मुझे कहीं ना कहीं कॉन्ट्रैक्ट साइन करना पड़ेगा। और दूसरी बात बेटा, मुझे कोई मिनिमम क्वालिफिकेशन भी चाहिए, मिनिमम क्वालिफिकेशन। तो पढ़ लो सर, एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट इज द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस बिटवीन एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर। आगे लिखा है दी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर क्या होगा? आपका जॉब डिस्क्रिप्शन, आपकी कितनी सैलरी है। अब आगे पढ़ लो क्या लिखा है, यूजुअली मिनिमम क्वालिफिकेशन दैट इज एजुकेशनल, टेक्निकल, प्रोफेशनल आर प्रिस्क्राइब्ड। अब आते हैं थर्ड, प्रोफेशन। प्रोफेशन का मतलब इस प्रोफेशन इज व्हाट? अ रेंडरिंग ऑफ सर्विस स्पेशलाइज इन नेचर, ठीक है। इस प्रोफेशनल्स कौन होते हैं? जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आर प्रोफेशनल्स, ये स्पेशलाइज इनकी जो ये क्या प्रोवाइड कराते हैं? सर्विसेज जो स्पेशलाइज नेचर की होती हैं। सर्विसेज प्रोवाइड कराने के लिए इनको चाहिए बेटा सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस, सीओपी। और एक बात याद रखना, इनको फॉलो करना पड़ता है कोड ऑफ कंडक्ट। जैसे कोड ऑफ कंडक्ट का सिंपल सा मतलब कुछ रूल्स हैं जो फॉलो करने पड़ेंगे आपको आईसीएआई के। अब अगर एजुकेशन इंडस्ट्री में, वापस बोल रहा हूं, एजुकेशन इंडस्ट्री नहीं, अगर मैं डॉक्टर हूं तो डॉक्टर स्पेशलाइज सर्विस प्रोवाइड कराता है।
डॉक्टर को सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस चाहिए जो इंडियन मेडिकल इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड कराएगा उसको, और उसको फॉलो करने पड़ेंगे कुछ कोड ऑफ कंडक्ट जो IMA के होते हैं। तो ये लिखा है बेटा, प्रोफेशन इज द रेंडरिंग ऑफ सर्विस ऑफ ए स्पेशलाइज्ड नेचर ऑफ प्रिस्क्राइब क्वालिफिकेशन, ठीक है, अंडर अ सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस फ्रॉम एन असेसमेंट बॉडी दैट आल्सो इंपोज कोड ऑफ कंडक्ट। अब एक बात याद रखना सर, प्रोफेशन को फीस मिलती है, एम्प्लॉयमेंट को वेजेस एंड सैलरी मिलता है, और बिजनेस को प्रॉफिट मिलता है। क्लियर है सर? अब आते हैं आगे। अब डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, ये मैं सेकंड पार्ट में अपलोड करूंगा। अभी तक जितना रिवाइज किया है इससे रिलेटेड MCQ देखते हैं आपके मॉड्यूल के। अब एक चीज वापस और बोल रहा हूं बेटा, मैं आपको एक वर्ड में आपको समझा रहा हूं जो आपने रेगुलर क्लास में नहीं पढ़ा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। समझ लो बस, क्योंकि MCQ पूछ सकता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब है बेटा, अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो आप पीपल, प्लैनेट, प्रॉफिट। मींस सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब कौन सा बिजनेस आइडियली बिजनेस कहलाता है जो प्रॉफिट भी कमाए, एनवायरमेंट का भी ध्यान रखे और पीपल का भी ध्यान रखे, ऐसा बिजनेस कहलाता है बेटा सस्टेनेबल डेवलपमेंट। क्लियर है सर? ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस भी आप लोगों ने पढ़े थे, जिसमें आप लोगों ने बेटा इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव पढ़ा था, जिसमें आप लोगों ने बेटा ऑर्गेनिक ऑब्जेक्टिव पढ़ा था, जिसमें आप लोगों ने बेटा एनवायरमेंट ऑब्जेक्टिव भी पढ़ा था, और जिसमें आप लोगों ने बेटा सोशल ऑब्जेक्टिव भी पढ़ा था। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव मतलब आपकी सेल्स इंक्रीज हो रही है, रेवेन्यू बढ़ रहा है, दैट इज इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। ऑर्गेनिक ऑब्जेक्टिव का मतलब सर वापस, ऑर्गेनिक ऑब्जेक्टिव का मतलब आप बिजनेस को सरवाइव कर पा रहे हो, बिजनेस को ग्रोथ दिलवा रहे हो, नई नई चीजों को एक्वायर कर रहे हो, दैट इज ऑर्गेनिक ऑब्जेक्टिव। एनवायरमेंट का मतलब आप ऐसे बिजनेस कर रहे हो जिससे एनवायरमेंट पे इंपैक्ट कम हो, दैट इज एनवायरमेंटल ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। सोशल मतलब जितने भी लोग आपके बिजनेस से इन्वॉल्व हैं, चाहे वो एम्प्लॉइज हो, चाहे वो कस्टमर हो, चाहे वो कस्टमर हो, चाहे वो इन्वेस्टर्स हो, सबके बारे में सोच रहे हो, दैट इज सोशल ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। क्लियर है सर? आई होप आपको यहां तक क्लियर होगा। अब हम लोग देखते हैं सर आपके कुछ MCQ जो आपके मॉड्यूल के अंदर गिवन है चैप्टर नंबर 1 में। पहला क्वेश्चन पढ़ो, चैप्टर नंबर 1 का पहला क्वेश्चन पढ़ो। देख लो क्या लिखा है, कंसीडर द फॉलोइंग टेबल शोइंग कॉलम, वापस बोल रहा हूं सर, कंसीडर द फॉलोइंग टेबल शोइंग कॉलम फॉर द नेचर ऑफ इकोनॉमिक ऑक्यूपेशन and corresponding characterization of income, and then choose the right solution option from the alternative given below the table. Means एक तरफ तो इकोनॉमिक ऑक्यूपेशन है, एक तरफ इनकम दे रखी है। मैं इसको एक मिनट दोबारा से ओपन कर रहा हूं, इसको मैं दोबारा ओपन कर रहा हूं। चलिए पढ़िए, एक तरफ दे रखा है इकोनॉमिक ऑक्यूपेशन, एक तरफ इनकम। एम्प्लॉयमेंट, वापस एम्प्लॉयमेंट, अगर मैं जॉब करता हूं मुझे क्या मिलेंगे, वेजेस एंड सैलरी, तो फर्स्ट का बी। सेकंड प्रोफेशन, प्रोफेशन को प्रोफेशनल फीस, सेकंड का ई। बिजनेस को प्रॉफिट, थर्ड का ए। लैंड या प्रॉपर्टी रेंट करूंगा तो रेंट मिलेगा, डी। लेंडिंग मतलब किसी को पैसा दूंगा तो इंटरेस्ट। तो करेक्ट आंसर इसका क्या है, पहले का बी। एम्प्लॉयमेंट को तो सॉरी, एम्प्लॉयमेंट कहां, वेजेस एंड सैलरी, प्रोफेशन को फीस, तो इसका करेक्ट आंसर है बेटा सी। सी इज द करेक्ट आंसर फॉर फर्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट पढ़ो सेकंड। एक चीज ध्यान रखना सर, एंटरप्रेन्योर और बिजनेसमैन में क्या डिफरेंस होता है। एंटरप्रेन्योर नई नई अपॉर्चुनिटीज को सर्च करता है, बस इतना ध्यान रखना, एंटरप्रेन्योर नई नई अपॉर्चुनिटीज को सर्च करता है। तो ये लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डिस्टिंग्विश बिटवीन बिजनेस फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप, बिजनेसमैन फ्रॉम एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर है बिजनेस ओनर, all business owner are entrepreneur. Entrepreneur seeks out new opportunity and pursue innovative business idea. Correct answer second का C। थर्ड क्वेश्चन एक थोड़ा डाउटफुल दे रखा है, अभी तक इसका कोई भी ऑप्शन नहीं आया, लेकिन एक चीज, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डज नॉट कंप्राइज बिजनेस एक्टिविटी। कौन सी ऐसी है जो बिजनेस एक्टिविटी नहीं कहलाएगी। सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर बाय हाउस होल्ड फॉर प्रॉफिट, ये बिजनेस एक्टिविटी नहीं है क्योंकि वन टाइम एक्टिविटी है। आगे पढ़ो। कारपेंटर मेड फर्नीचर फॉर इट्स डोमेस्टिक यूज, ये भी बिजनेस एक्टिविटी नहीं है, अपने लिए बना रहा है। स्टील फर्नीचर ये बिजनेस है, डोमेस्टिक अप्लायंस ये बिजनेस है। इसका एक्चुअल में करेक्ट आंसर इज कारपेंटर, बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आपके मॉड्यूल के जस्टिफिकेशन क्या आता है कि प्रॉफिट हो रहा है इसलिए वो बिजनेस एक्टिविटी और बिजनेस इकोनॉमिक एक्टिविटी है। तो आपके मॉड्यूल ने बी करेक्ट आंसर कर रखा है थर्ड का। फोर्थ आते हैं, विच इज नॉट एन इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव ऑफ फर्म। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव याद रखना, रिवेन्यू बढ़ रहा है, सेल्स बढ़ रही है, मार्केट शेयर बढ़ रहा है, ये सब इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव है। पढ़िए, सेल्स ग्रोथ ये है, इंप्रूवमेंट इन मार्केट शेयर ये है, प्रॉफिट एंड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ये है, कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज इज नॉट एन इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। तो करेक्ट आंसर इज डी। फिफ्थ पढ़िए, ट्रेडिंग इंप्लाइज बाइंग फॉर द पर्पस ऑफ सेलिंग। ट्रेडिंग का मतलब खरीदा बेचने के लिए। इस क्राइटेरिया को यूज करके आप आगे की बताए, अलाउ अप्लाइंग दिस क्राइटेरिया टेल विच ऑफ द फॉलोइंग वुड नॉट क्वालिफाई एज ट्रेडिंग। परचेज ऑफ गुड्स इन बल्क क्वांटिटी फ्रॉम मैन्युफैक्चरर एंड सेल इन स्मॉलर क्वांटिटी टू रिटेलर ये है। बाइंग फ्रॉम होलसेलर एंड सेलिंग टू कस्टमर ये भी है। बाइंग फ्रॉम रिटेलर फॉर सेल्फ कंजम्पशन ये ट्रेडिंग नहीं है। तो फिफ्थ का सी इज द करेक्ट आंसर। सिक्स्थ आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्यूपेशन रिक्वायर्स रेंडरिंग ऑफ सर्विस बेस्ड ऑन स्पेशलाइज्ड नॉलेज, प्रोफेशन। करेक्ट आंसर इज प्रोफेशन। नेक्स्ट पढ़ो सेवेंथ, द ऑक्यूपेशन इन विच पीपल वर्क फॉर अदर, दूसरों के लिए काम करना और जॉब और क्या मिलना, रेमुनरेशन मिलना, दैट इज एम्प्लॉयमेंट। बिल्कुल सिंपल। 8 पढ़ो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, अभी आपने ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा, नेक्स्ट क्लास में करेंगे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब 3 पी, प्लैनेट, पीपल, प्रॉफिट। तो देखो क्या लिखा है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट या सस्टेनेबल बिजनेस इंप्लाइज कंसिस्टेंट इकोनॉमिक परफॉर्मेंस, यस। अटेंशन टू सोशल प्रॉब्लम, यस, पीपल के बारे में भी सोचेगा, हार्मनी विद नेचर, एनवायरमेंट के बारे में भी सोचेगा। तो तीनों, ऑल ऑफ दी अबव इज दी सस्टेनेबल बिजनेस इंप्लाइज। नेक्स्ट पढ़ो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कैरेक्टराइज बेस्ट नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। कौन सी बेस्ट नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी डू नॉट रिक्वायर एनी इन्वेस्टमेंट ऑफ द रिसोर्सेस, ऐसा नहीं है भाई। सेकेंड, दीज एक्टिविटी डज नॉट एंटेल एनी ऑपरेशनल कॉस्ट, भैया कॉस्ट लगती है। दीज एक्टिविटी आर अंडरटेकन बाय एसएसटीज। चौथा पढ़ो, the underlying purpose of these activities not earning a livelihood, yes, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी का बेस्ट जो मोटिव होता है वो नॉट अर्निंग अ लाइवलीहुड। तो करेक्ट आंसर डी। 11th अभी आपने नहीं पढ़ा, 12th देखते हैं, 12th भी नहीं पढ़ा। 13th देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। नहीं पढ़ा का मतलब मैंने रिवाइज नहीं कराया। 13, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। Economic activity are driven by profitability. Economic activity are guided by self-interest. Non-economic activity are driven by emotions, sentiments. Non-economic activity are not all are important in life. तो कौन सा इसमें से इनकरेक्ट है, ये आपको मैं होमवर्क दे रहा हूं, मुझे इसका आंसर चाहिए। आप मुझे व्हाट्सएप करेंगे मेरे नंबर पे, आंसर देखेंगे नहीं। नेक्स्ट क्लास में इसको मैं देखूंगा किसने मुझे आंसर दिया। नेक्स्ट पढ़ो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर एज इकोनॉमिक एक्टिविटी। सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट ये इकोनॉमिक है,
प्रोडक्शन इकोनॉमिक है, सर्विस ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट इकोनॉमिक है, प्रोवाइडिंग फ्री मेडिकल ये इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है, फ्री सर्विसेज दे रहा है डॉक्टर, ये नॉन इकोनॉमिक है। 15th अभी नहीं पढ़ा, 16th अभी मतलब रिवाइज नहीं किया, 17th रिवाइज नहीं किया, 18th अभी रिवाइज नहीं किया, 19th रिवाइज नहीं किया, 20 रिवाइज नहीं किया, आगे पढ़ो 21। The attribute of profession does not includes attribute of profession, rendering of service ये होता है certificate of service from government, self imposed code of conduct and all of the above। गवर्नमेंट से नहीं मिलता भाई, असेसमेंट बॉडी से मिलता है। तो ऑड वन आउट में 21 का 20 दी ऑड वन आउट। 22 अभी ये रिवाइज नहीं किया। 23 ये क्वेश्चन का आंसर आपके मॉड्यूल में गलत दे रखा है। कौन से दो एनिमल है स्टॉक मार्केट से रिलेटेड भाई? बुल और बियर। बुल अगर बोल रहा है बुलिश, इसका मतलब स्टॉक मार्केट ऊपर हो रही है, बियर मतलब स्टॉक मार्केट डाउन हो रही है। करेक्ट आंसर 23 का सी है, ठीक है। वी कैन क्लासिफाई ऑल सिमिलर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ध्यान से 24 वाला क्वेश्चन। वी कैन क्लासिफाई सिमिलर बिजनेस रिलेटेड टू पर्टिकुलर एक्टिविटी, मींस सिमिलर बिजनेस पर्टिकुलर टू रिलेटेड एक्टिविटी मतलब इसको बोलते हैं इंडस्ट्री। करेक्ट आंसर इज इंडस्ट्री। इंडस्ट्री का मतलब क्या है? मैं बोल रहा हूं बेटा एजुकेशन इंडस्ट्री। एजुकेशन इंडस्ट्री में जितने भी बिजनेस होंगे वो एजुकेशन से रिलेटेड होंगे। जैसे फोन इंडस्ट्री, एक आ गया फोन इंडस्ट्री में लिनोवो कंपनी, एक फोन इंडस्ट्री में सैमसंग कंपनी, एक फोन इंडस्ट्री के अंदर कहीं ना कहीं बेटा माइक्रोसॉफ्ट कंपनी, माइक्रोसॉफ्ट के भी फोन आते थे, जैसे नोकिया माइक्रोसॉफ्ट ने ले लिया था, ऐसी एप्पल। मींस बहुत सारी कंपनी जिनका सिमिलर काम है, उन सारी कंपनीज को ग्रुप कर दे तो वो क्या कहलाता है? इंडस्ट्री। 25 अभी रिवाइज नहीं किया। 26 पढ़ो, क्वेश्चन अच्छा है, 26 पढ़ लो। इन रीसेंट न्यूज आर्टिकल फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड देयर हैज बीन एन इंक्रीजिंग ट्रेंड ऑफ प्राइवेटाइजेशन ऑफ कंपनी। भाई आज के डेट में सब लोग प्राइवेटाइजेशन करते हैं, इससे क्या वाई प्राइवेटाइजेशन से क्या फायदा है? भैया पब्लिक के लिए हमें बहुत सारे कंप्लायंसेस फॉलो करने पड़ते थे, प्राइवेटाइजेशन में कंप्लायंसेस फॉलो करने की जरूरत नहीं है। तो करेक्ट आंसर इज टू सेव द कॉस्ट ऑफ कंप्लायंस रिक्वायरमेंट। मैंने आपको बताया था ये एक्चुअली कंपनी से रिलेटेड आएगा। जब रिवाइज करोगे कंपनी में, पब्लिक कंपनी को ऑडिट भी कराना पड़ेगा, प्राइवेट कंपनी को जरूरी नहीं ऑडिट कराना, कुछ रूल्स बताए थे। 27 अभी रिवाइज नहीं किया, ठीक है। 28 पढ़ लो। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कैन नॉट बी एसोसिएटेड विद बिजनेस? बिजनेस से एसोसिएट नहीं है, कौन सी स्टेटमेंट? रेवेन्यू एंड प्रॉफिट आर द कोर ऑफ एवरी बिजनेस। यस, सबको प्रॉफिट चाहिए। ओनली एजुकेटेड पर्सन स्टार्ट बिजनेस, गलत। बिजनेस कोई भी स्टार्ट कर सकता है। तो सेकंड स्टेटमेंट एसोसिएट नहीं करती बिजनेस से। थर्ड देख लो, कैपिटल चाहिए, हाँ भैया बिजनेस को स्टार्ट करने में हमें पैसा चाहिए। नेक्स्ट, लीगल कंप्लायंसेस भी फॉलो करने पड़ते हैं, हमें पता होने चाहिए बिजनेस के कौन से लीगल कंप्लायंस है। 29 अभी रिवाइज नहीं किया। HUF अभी 30th रिवाइज नहीं किया। अब आते हैं 31। ये क्वेश्चन अच्छा है, कौन सी इकोनॉमिक है कौन सी नॉन इकोनॉमिक ये बताना है। कुकिंग ऑफ फूड बाय होम मेकर, घर पे आपकी कोई भी होम मेकर है वो फूड बना रही है, होम मेकर मतलब मेरी मदर है वो फूड बना रही है, तो दैट इज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। पहला ए नॉन इकोनॉमिक। बी डिब्बे वाला, आंसर छुपा लो, डिब्बे वाला पिकअप्स द फूड फ्रॉम होम एंड डिलीवर टू ऑफिस। डिब्बे वाले का काम क्या है? ऑफिस में फूड को पहुंचाना, इकोनॉमिक एक्टिविटी, पैसा मिलेगा। प्लेइंग ऑफ पियानो इज हॉबी, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। पियानिस्ट इन बैंड, मैं बैंड के अंदर पियानिस्ट हूं, इकोनॉमिक एक्टिविटी। म्यूजिक कंपोजर, इकोनॉमिक एक्टिविटी। एल्डर सिबलिंग असिस्टिंग द यंगर वन इन स्टडी, मैं अपने यंगर्स को पढ़ा रहा हूं, मींस अपने छोटे भाई बहन को पढ़ा रहा हूं, असिस्ट कर रहा हूं, नॉन इकोनॉमिक। गिविंग प्राइवेट ट्यूशंस, मैं प्राइवेट ट्यूशंस देता हूं, इकोनॉमिक एक्टिविटी। शॉपिंग, ये कंफ्यूज करता है भाई, शॉपिंग इकोनॉमिक है नॉन इकोनॉमिक? भाई इकोनॉमिक। आप शॉपिंग करने जाओगे तो आप कौन हो बेटा? आप कंज्यूम करोगे। अब कंजम्पशन इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी।
साइकिल रिपेयर शॉप इकोनॉमिक एक्टिविटी, आइसक्रीम वेंडर इकोनॉमिक एक्टिविटी, एक्सरसाइज इन दी पार्क नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, फिटनेस ट्रेनिंग, भाई जिम में जाते हो ट्रेनिंग करते हो इकोनॉमिक एक्टिविटी, वॉलंटियर इन ओल्ड एज होम, आप किसी ओल्ड एज होम के अंदर जाके क्या करते हो, सेवा करते हो, दैट इज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, एम्प्लॉयमेंट इन चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, एम्प्लॉयमेंट बोल रहा है, चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जॉब करते हो इकोनॉमिक एक्टिविटी, लॉन्ड्री शॉप इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो दीज आर सम एमसीक्यू ऑफ योर चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 के अंदर वापस बोल रहा हूं, मैंने आपके सारे एमसीक्यू जो हैं वो सॉल्व कराए आपके मॉड्यूल के। सर सिर्फ हमारा चैप्टर नंबर 1 के अंदर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है जो रिवीजन करने रह गया है, इसको मैं सेकंड पार्ट में अपलोड करूंगा। मंडे को ये सेकंड पार्ट भी अपलोड हो जाएगा, ठीक है। मैं चैप्टर को 2 पार्ट में रिवाइज करवा रहा हूं जिससे आप लोगों को भी आसानी रहे और एक लॉन्ग, दैट इज बहुत बड़ा ना बन जाए लॉन्ग ड्यूरेशन की वीडियो, क्योंकि कहीं ना कहीं स्मॉल ड्यूरेशन की वीडियोस को आप आसानी से भी पढ़ पाओगे और रिवाइज भी कर पाओगे, ठीक है। मैंने एक क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दिया है, मुझे वो सब व्हाट्सएप करिए उसका आंसर। तो मिलते हैं बेटा हम लोग नेक्स्ट रिवीजन लेक्चर में, टिल देन गुड बाय।